गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले पेपर की नेक्स्ट यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसमें पेपर का नाम लिख देती हूँ, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अपन ने सेल बायोलॉजी में मियोसिस है, माइटोसिस है, इनके बारे में सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के टाइप्स हैं, इनके बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया था। आज अपन डिटेल से बात करेंगे किसकी, जेनेटिक्स की, यानी कि आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी की वाकई में आनुवंशिकी होती क्या है, तो आज अपन पहले डिटेल से इसके बारे में देखते हैं कि आनुवंशिकी जो है वो क्या होती है। ये जो पेपर है, इस पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। पेपर है ये फर्स्ट BS से पार्ट फर्स्ट, और अपनी जो यूनिट है वो है इसमें थर्ड। जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जेनेटिक्स जो शब्द है, आनुवंशिकी शब्द, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये शब्द किसने दिया था सबसे पहले? बैटसन। बैटसन एक वैज्ञानिक था। इस बैटसन नामक साइंटिस्ट ने पहली बार जो है वो आनुवंशिकी शब्द को प्रयोग में लिया था। कब लिया था? 1906 में। 1906 के अंदर बैटसन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने पहली बार कहा था कि आनुवंशिकी जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर इन वंशानुगति लक्षणों को क्या किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। किसने कही थी ये बात? बैटसन ने कही थी। इसके बाद में आता है कि जो जेनेटिक्स शब्द है वो किसका शब्द है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है ये? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जेनेटिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ जो है वो क्या होता है? वृद्धि करना। इसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना। ग्रो टू अप। ग्रो टू अप, इसका इंग्लिश में मीन्स क्या होता है? ग्रो टू अप। ग्रो टू अप। तो जो जेनेटिक्स शब्द है, हमें याद ये रखना है कि जेनेटिक्स शब्द पहले किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। कब दिया था? 1906 में दिया था। और क्या कहा था कि जेनेटिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना होता है। इसके बाद में सबसे पहले इस जेनेटिक्स के ऊपर, इस आनुवंशिकी के ऊपर कार्य किसने किया था? ये तो शब्द की बात आती है कि बैटसन ने जो है वो एक ग्रीक शब्द दिया था, लेकिन इसके ऊपर कार्य सबसे पहले किसने किया था? मेंडल ने किया था। और इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी थी, जिसको आज अपन डिटेल से देखते हैं कि उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। परिभाषा। मेंडल जो है वो एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसने क्या कहा था सबसे पहले कि आनुवंशिकी एक ऐसा शब्द है जिसके लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? कुछ लक्षण, यानी कि कुछ जीन क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। कुछ जीन वंशानुगत कहते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं
एक पीढ़ी से जीन का दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होना आनुवंशिकी कहलाता है। तो हम परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे, एक पीढ़ी से आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से आनुवंशिकी लक्षणों का दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होना वंशानुगति कहलाती है। क्या कहलाती है? वंशानुगति होती है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीन टू जीन, एक जीन से दूसरे जीन की आवश्यकता इसके लिए होती है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? मेंडल ने। मेंडल, इसी कारण से मेंडल को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का फादर, या इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए मेंडल को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी का पिता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। यही एक कारण था कि इन्होंने क्या किया कि सारी जेनेटिक्स को अपनी परिभाषाओं के आधार पर इसको समझाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, क्या कि जैसे ही इन्होंने अपने आनुवंशिकी को आनुवंशिकी को समझाना शुरू किया और जैसे इनको एक फादर का दर्जा इनको मिला तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किए। तो पहले हम इसकी खुद की वो देख लेते हैं पूरी हिस्ट्री कि जो मेंडल था उसका जन्म जो है वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था। किसका? पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि मेंडल का जन्म जो है वो 22, ये जो कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि 22 जुलाई 1822 मेंडल का जो जन्म है वो कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? जो इसका गांव था उसका नाम क्या था? सिलीसिया। आपको ये याद रखना है, वो गांव कहाँ था? सिलीसिया। और सिलीसिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में। ये गांव कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है। सिलीसिया एक गांव था, उस गांव के अंदर इसका जन्म हुआ था। और इनका जो पिता था वो कौन था? एक माली था। माली का मतलब खेती करने वाला व्यक्ति था। तो जो मेंडल था उसका रुझान किसकी तरफ था? जो माली है, जो खेत का काम करता है इसका पिता, उसकी तरफ इसका सबसे ज़्यादा रुझान था। इसलिए जब हम इसके कार्य की बात करते हैं कि मेंडल ने अपना आनुवंशिकी के क्षेत्र में कब कार्य किया, कितने वर्ष किया, तो इसी जन्म से लेकर के और जब इसकी डेथ हुई थी 1886 में, तब तक के लिए जो है वो इसका कार्य के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले इसी सिलीसिया ऑस्ट्रिया के अंदर रह करके इन्होंने 10th तक की पढ़ाई की, 12th तक की। उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के जस्ट बाद में ये क्या करे कि सिलीसिया ऑस्ट्रिया से दूसरे प्रांत में चले जाते हैं, जिनको हम उनकी कंट्री के रूप में जानते हैं। तो जैसे ही वो दूसरे प्रांत में गए तो इन्होंने क्या किया, एक पादरी के नाम से जो चर्च होते हैं उनको उपाधि दी जाती है पादरी की। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से पादरी की उपाधि ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद में इनका नाम क्या बन गया?
ग्रेगर जोहन, अब इनको मेंडल मिला था तो इसका नाम रख दिया ग्रेगर जोहन मेंडल, उसी के नाम से इसका नाम क्या हो जाता है पूरा, पहले केवल इनका नाम था मेंडल, फिर पूरा नाम इनका क्या बन जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल हो जाता है। अब इन्होंने कार्य किस पर किया, ये सबसे बड़े पॉइंट है कि जो ग्रेगर जोहन मेंडल था इसने अपना सारा कार्य किस पर किया, मटर के प्लांट पे किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मेंडल ने अपना कार्य किया फीकी मटर पर, पीली मटर पर, मीठी मटर पर। अब मटर भी बहुत टाइप की होती हैं लेकिन इनका कार्य किस पर था, मीठी मटर पर। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मटर का बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। तो जो मटर इन्होंने मेंडल ने यूज की थी अपने प्रयोग के लिए, उसका नाम जो है बॉटनिकल नेम क्या था, पाइसम सैटाइवम। उसका नाम क्या था, पाइसम सैटाइवम। बॉटनिकल नेम क्या था उसका, पाइसम सैटाइवम था उसका बॉटनिकल नेम। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे हुए हैं कि मेंडल ने अपना कार्य किस पर किया था, तब उसका आंसर आता है कि मेंडल ने अपना कार्य मटर पर किया था। नाम आता है कि मेंडल ने अपना कार्य कौन सी मटर पे किया था, तब क्या कहेंगे हम, उन्होंने अपना कार्य मीठी मटर पे किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जिस मटर पर कार्य किया था उस मटर का बॉटनिकल नेम क्या था, तब हम क्या कहेंगे, पाइसम सैटाइवम। तब उसका नाम क्या होता है, पाइसम सैटाइवम होता है। अब चलते हैं अपन इनके बारे में डिटेल से कि इन्होंने किस तरीके से अपने कार्य को करना शुरू करा और उस कार्य के लिए इन्हें किस प्रकार से नोबेल प्राइज़ मिला। तो जो मेंडल था उसने जैसे ही अपना कार्य स्टार्ट किया, कब, 1865 में। 1865 में उन्होंने किस पे कार्य किया था, मटर पर कार्य किया था। 1866 में फिर इन्होंने मटर की प्रजातियाँ उगाई और जब इस मटर के ऊपर जो इसने 1 वर्ष के लिए कार्य किया था उसको ब्रून सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में निकाला। यानी इस मटर के ऊपर इसने कितने दिन काम किया, 1 वर्ष तक काम किया। 1 वर्ष करने के बाद में 1866 में इसने क्या किया, इस मटर के ऊपर क्या निकाला, शोध पत्र। क्या निकाला, इसके ऊपर शोध पत्र निकाले, रिसर्च पेपर निकाले और उस रिसर्च पेपर की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी का नाम क्या था, ब्रून सोसाइटी, ब्रून सोसाइटी ऑफ रिसर्च पेपर, ब्रून सोसाइटी ऑफ रिसर्च पेपर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेंडल था, ग्रेगर जोहर मेंडल था, उसने पहली बार मटर के ऊपर 1965 में जब काम किया तो जो इन्होंने 1 वर्ष में जो काम किया था उसके ऊपर क्या निकाला, रिसर्च के रूप में रिसर्च पेपर निकाला, शोध पेपर प्रकाशित किए। और वो शोध पेपर किसमें प्रकाशित किए थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश करवाया। इसके बाद में इन्होंने अपना कार्य जो है वो कंटिन्यूस इसी प्लांट के ऊपर, यानी इसी मटर का जो प्लांट है इसके ऊपर इन्होंने अपना कार्य रखा और बार बार उन पादपों के बीच में इन्होंने क्या करवाया, संकरण करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। बार इन्होंने इसके ऊपर क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया। अब ये प्लांट्स जिनके अंदर इन्होंने बार क्या करवाया है, संकरण करवाया, इन प्लांट्स का नाम इन्होंने क्या रख दिया, संकरण पादप।
इन पादपों का नाम क्या रख दिया इन्होंने? संकरित पादप। इसके पादपों का नाम भी इन्होंने क्या रख दिया? संकरित पादप रख दिया। यानी कि ये प्लांट्स क्या थे? बार बार हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करते हैं और उस हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया के द्वारा, इन संकरण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? हर वर्ष नए विकसित प्रकार की प्रजातियों को उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं मेंडल के कार्य के बारे में कि मेंडल ने जैसे ही अपने संकरण कार्य के ऊपर अपना कार्य स्टार्ट किया, उसी टाइम जब इन्होंने अपना पेपर जो है वो किस में प्रकाशित किया था? ब्रून सोसाइटी में। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी कहो और चाहे इसकी किस्मत ख़राब कहो, दोनों चीज़ एक साथ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रून सोसाइटी में जब इन्होंने काम किया था और अपना पेपर पब्लिश किया था 1866 के अंदर, उसी टाइम इनके कार्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और एक वैज्ञानिक था, कौन? डार्विन। डार्विन का भी जो है वो 1965 से ध्यान था किसके ऊपर? उद्विकास के ऊपर। उसी टाइम इनका विकास कार्य किस पे चल रहा था? उद्विकास पे चल रहा था, यानी कि इवोल्यूशन पे। डार्विन भी अपने कार्य में बहुत व्यस्त थे, क्योंकि उनका भी एक इच्छा थी कि जितनी भी नई नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है, उनको समझाना इनका सबसे मेन उद्देश्य था। और जैसे ही डार्विन का ध्यान जो है वो एक उद्विकास की ओर गया, उसी टाइम क्या हुआ कि जो मेंडल था, मेंडल ने जो ब्रून सोसाइटी के अंदर अपना पेपर पब्लिश करवाया था, उस पेपर के ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब किसी भी व्यक्ति के द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण पेपर कैसा हो गया? पब्लिश तो हो गया, लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान किसकी ओर था? डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत की ओर था। अब इसी बात को सोच करके डार्विन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कई दिनों तक मेंटली टेंशन में रहता है, यानी कि डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे ही वो मेंटली टेंशन में आ जाता है तो क्या होता है? मेंडल जो था उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मेंडल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मेंडल की मृत्यु होती है, जब तक क्या रहते हैं? इसी के ऊपर इसका ध्यान रहता है। और मेंडल की जो मृत्यु थी वो कब हो गई? 1886 में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है अवसादग्रस्त हो गया था, मेंटली डिप्रेशन में आ गया था कि उसने इतनी मेहनत करके और जो मटर का प्लांट था उसके ऊपर उसने उस मटर के प्लांट के ऊपर रिसर्च पेपर निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो क्या थी कि उसने स्टैटिक्स सीखी थी। स्टैटिक्स को, सांख्यिकी को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया था और उस कैलकुलेशन को सीख करके और फिर इन्होंने इस मटर के प्लांट से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर होने वाले परिवर्तन और उनसे होने वाले चेंजेज के बारे में पूरी डिटेल से समझाया था। लेकिन इनके द्वारा जो पेपर पब्लिश किया गया था उसके ऊपर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं था, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक का ध्यान उस टाइम किसके ऊपर था? डार्विन के ऊपर था। तो डार्विन के ऊपर इस सिद्धांत का ध्यान सबसे अधिक उद्विकास के ऊपर ध्यान होने के कारण मेंडल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1886। अब जैसे ही मेंडल की मृत्यु होती है तो वापस रिसर्च होती है और मेंडल का जो यही कार्य था, अब की बार इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तीन वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो इसी कार्य के ऊपर वापस रिसर्च करते हैं, मेंडल के कार्य की पुनः खोज। तो होता क्या है कि जो मेंडल का कार्य था उसके ऊपर वापस खोज होती है। पहले तो उतना कार्य मेंडल ने अकेले नहीं किया था, अब उतना ही कार्य कितने वैज्ञानिकों ने किया? 3 वैज्ञानिकों ने किया। एक वैज्ञानिक था हॉलैंड का, एक वैज्ञानिक था ऑस्ट्रेलिया का
और एक वैज्ञानिक था जर्मनी का। एक वैज्ञानिक तो कहाँ का था? हॉलैंड का। एक वैज्ञानिक हॉलैंड का था, एक वैज्ञानिक जर्मनी का था और एक वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया का था। 3 वैज्ञानिक थे और वो तीनों रिसर्च करके और लास्ट में किसके कार्य पर पहुँचे? मेंडल के ही कार्य के ऊपर पहुँचे। तो जो हॉलैंड का जो वैज्ञानिक था वो कौन था? हुगो डिवरीज। हॉलैंड का जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? हुगो डिवरीज। और जर्मनी जो है वहाँ का कौन था? कार्ल कोरेंस। जर्मनी का जो वैज्ञानिक था जिसने इसके ऊपर कार्य किया था वो कौन था? कार्ल कोरेंस। और ऑस्ट्रिया का जो वैज्ञानिक था वो कौन था? एरिक वॉन सेरमेक। एरिक वॉन सेरमेक। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसके ऊपर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि मेंडल की मृत्यु के बाद किन वैज्ञानिकों ने पुनः आनुवंशिकी के ऊपर कार्य किया? तब तो आंसर आता है हुगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर पुनः कार्य किया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हुगो डिवरीज जो हैं वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो क्या कहेंगे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आता है कि कार्ल कोरेंस कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और एरिक वॉन सेरमेक कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। ये तीनों वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने मेंडल का नियम, मेंडल ने जो अपनी खोज करी थी इतने सालों पुरानी, उसी खोज के ऊपर पुनः कार्य किया। और कब? 1900 में। यानी कि मेंडल की जो डेथ है वो तो हो गई थी 1886 में, और उनकी मृत्यु के कितने साल बाद में? 14 ईयर्स बाद में, 14 साल बाद में 1900 के अंदर ये वापस जो है वो इसी कार्य के ऊपर पहुँचे कि जो प्लांट है मेंडल के द्वारा लिया गया मटर का प्लांट, वो एक ऐसा प्लांट है जिसको हम आसानी से उगा सकते हैं। कम जगह की ज़रूरत होती है। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर जो होते हैं वो भी बड़े आकार के होते हैं, और जो पादप हैं वो भी आसानी से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने भी लास्ट में वही रिजल्ट निकाले। कितने साल बाद में? 14 साल बाद में, 14 ईयर बाद में, 14 साल बाद में, जो मेंडल ने 1885 में मृत्यु से पहले 1865 के अंदर ही जो है वो ये रिजल्ट इन्होंने निकाल दिए थे। अब चलते हैं मेंडल के बारे में आगे कि मेंडल का वर्क, मेंडल का कार्य। मेंडल ने जो है, ये तो सब बच्चों को याद हो ही गया होगा कि मेंडल ने अपना कार्य किस पर किया था? मटर पे किया था, मेंडल वर्क। मेंडल का कार्य। पहला क्वेश्चन आता है मेंडल का कार्य, कि मेंडल का कार्य किस पर था? तो हम क्या कहेंगे? मटर पर था। कौन सी मटर पर था? मीठी मटर पर था। मीठी मटर जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? पायसम सटाइवम। अब चलते हैं अपन आगे इसकी डिटेल से कि मेंडेलियन जो वर्क था उसके ऊपर किस वैज्ञानिक ने जो है मेंडल ने किस तरीके से कार्य किया। तो मेंडल ने यह कार्य करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 7 कैरेक्टर नहीं कहेंगे, 7 जोड़ी लक्षण, और वो भी कैसे? विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी
मेंडल का जो कार्य था, मेंडल ने अपने कार्य के लिए कितने विपर्यासी लक्षण लिए थे? 7 जोड़ी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा हुआ है कि मेंडल ने अपना कार्य करने के लिए कितने लक्षण लिए थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 7 लक्षण लिए थे, कई बार आ जाता है 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, कई बार आता है कि 14 लक्षण लिए थे, कई बार लिया आ जाता है कि 14 की जगह 7 कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं। तो अगर जोड़ी शब्द होता है तब तो हम क्या कहेंगे कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिया था, और जोड़ी शब्द नहीं आता है तो हम कितने कहेंगे? 14 कैरेक्टर, 14 लक्षण कहेंगे। 14 लक्षण, जैसे लंबा होना, छोटा होना, बौना होना, तब हम क्या कहेंगे? 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने अपने कार्य के लिए लिए थे। अब वो 7 जोड़ी लक्षण कौन से थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आज अपन देखते हैं मेंडल के वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने अपने कार्य के लिए यूज करे थे। ये देखिए मेंडल के 7 जोड़ी लक्षण थे। पहला लक्षण था उसका लोकेलिटी, उसकी शेप, नहीं, इसको मैं एक बार आपको और अच्छे से समझाती हूँ दूसरे डायग्राम से कि वो कैरेक्टर कौन कौन से थे, इसकी सहायता से समझाती हूँ आपको एक बार। पहला कैरेक्टर, पहला जो इनके अकॉर्डिंग कैरेक्टर है, इसमें क्या किया जाता है कि जो इनके कैरेक्टर होते हैं उनको रिसेसिव और डोमिनेंट, डोमिनेंट का हिंदी होता है प्रभावी और रिसेसिव का हिंदी अर्थ होता है अप्रभावी। इन 2 लक्षणों को लिए थे जिसमें से आधे को प्रभावी होंगे, आधे अप्रभावी होंगे। और पहला जो कैरेक्टर था वो क्या था? स्टेम की हाइट, यानी मटर का जो पादप है उसकी लंबाई, कि वो 1 फीट का है, 1.5 फीट का है, या 2 फीट का है, या 2.5 फीट का है। तो मटर की लंबाई, अब मटर की लंबाई में भी क्या होता है कि मटर का प्लांट लंबा है या छोटा है। अगर मटर का प्लांट कैसा है? टाल, टाल को हिंदी में क्या कहते हैं? लंबा। तो मटर के प्लांट का लंबा होना कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और मटर के प्लांट का बौना होना कैसा कैरेक्टर है? उसका ड्वार्फ कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर। जैसे प्लांट बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या आते हैं? उसके ऊपर फ्लावर आते हैं। अब वो फ्लावर किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं? तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाता है? फ्लावर की पोजीशन। ये फ्लावर टिप पार्ट, जैसे ये ब्रांच है, मान लो ये ब्रांच है, तो इसके इस टिप पार्ट पे फ्लावर खिला हुआ है, या फिर इससे ये एक और ब्रांच निकल गई और फिर इसके टिप पार्ट पे फ्लावर खिला हुआ है। यदि सपोज करो कि ये एक प्लांट है, इससे ये एक ब्रांच और निकल गई, इससे ये एक और ब्रांच निकल गई। अब जो फ्लावर है वो इस ब्रांच के टिप पार्ट पे है, या फिर ये जो प्लांट है इसके टिप पार्ट पे है। तो 2 पोजीशन हो गई। फ्लावर की पोजीशन या तो कैसी हो? एक्साइल हो, यानी कि इसके एक्सिस पार्ट में हो, या फिर इसकी पोजीशन कैसी हो? टर्मिनल हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। या तो वो कैसी हो? टिप पार्ट पे हो, टर्मिनल हो, या फिर वो लेटरल पार्ट पे हो, यानी कि एक्साइल हो। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन देखी जाती है। पोजीशन के बाद में थर्ड जो कैरेक्टर है वो क्या देखा जाता है? उसका कलर देखा जाता है। कलर, तो इसके कलर में जो है उसको देखते हैं। तो कलर वाला जो कैरेक्टर है वो क्या होता है कि जो वॉयलेट कलर है वो तो क्या होता है? उसका प्रभावी होता है। और अगर फ्लावर का कलर कैसा है? वाइट कलर है, तो वो कैसा होता है? उसके लिए अप्रभावी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं अपन 4 की। उसके अंदर हम देखते हैं जो पोड होती है, पोड को हम कहते हैं अपनी भाषा में फली। फली की शेप कैसी है? कि फली मोटी है या फिर फली छोटी है और झुर्रीदार है, यानी कि इन्फ्लेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यानी झुर्रीदार